नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का लिखा हुआ एक कहानी, यह भी उनके आत्मचरित्र पर आधारित, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ आत्मचरित्र ही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पिछले भाग में कि किस तरह से पिता की छवि को अपने अंदर न चाहते हुए डालते हुए भी मनु भंडारी किस तरह से अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहे। खुद ही मानती है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो काली है, दुर्बल है, मरियल मिजाज की अर्थात थोड़ा रोगग्रस्त महिला की तरह दिखती हैं, लेकिन इन सब विशेषताओं से वो पार होकर आ चुकी हैं। भी एक साहित्यकार बन चुकी हैं, बड़े बड़े सभाओं में जाती हैं, वहां पे उनका सम्मान किया जाता है, उनको विशेषण के साथ उनका अभिवादन किया जाता है। लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अभिवादन जो विशेषता लगाकर की जा रही है वो झूठी है, वो बेकार की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनु भंडारी भी पिता की तरह ही अपने लोगों से ही विश्वासघात खाकर आएंगी। वो पिता की जो छवि है वही छवि इनके अंदर भी आई है, और आज भी पिता की तरह ही वो अन्य लोगों पर विश्वास करने में पीछे हटती है, संदेह की दृष्टि से देखती है, और अपने जीवन से जुड़ी हुई कई सारे घटनाओं को बताते हुए वो अंदर ही अंदर किस तरह से अपने आप को पिता की छवि से मुक्त नहीं कर पाती है, वो पीछे के पैराग्राफ में हमने देखा। आगे देखिए वो माता के बारे में बता रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में, पिता की ही ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। क्योंकि पिता एक गुणी थे, शिक्षित थे, और सभी प्रकार से वो अपने आप में ही सदृढ़ थे, लेकिन यहाँ पे माता उनके तत्विरुद्ध है, अनपढ़ एक गंवार सी महिला। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति शायद उनमें था, क्योंकि यहाँ पे सहन करना, अपने आप में ही सहन करना बहुत कम लोगों को आता है। कुछ लोग हैं इतने ज्यादा असहनशील होते हैं कि छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। सहन करना उनको कहते हैं जो कैसी भी परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल ले। धरती अपने भाग पर, अपने जिस्म पर कह सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है ये उसके जिस्म पर ही हो रहा है। इतने सारे क्लासरूम हम लोगों ने बनाए हैं, डेस्क रखे हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, सभी कुछ यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, उसकी खूबसूरती को मिटाया है। कई सारे जंगल और अरण्य को हमने काटा है, नगरीकरण कर किया है, सभी कुछ विकोप तक गया हुआ है, फिर भी हमें संभाले हुए, हमें सारे प्रकृति संपत्ति को देते हुए सहनशील कैसे अपना है, उससे भी कई गुना ज्यादा इनकी माता में सहनशील है के मनु भंडारी कह रहे हैं। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्त और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। पिताजी की जाति मतलब एक तरह से मारपीट करना हो, गाली गलौज करना हो, या फिर उसके अस्तित्व को गिराकर बातें करना हो, सभी कुछ सहन कर लेना, और यहाँ तक कि बच्चों की जायज और नाजायज फरमाइश, करने वाला या न करने वाला फरमाइश को भी अपने हाथ से ना होने पर भी कोशिश करके करना इस माता का एक कार्य था। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, केवल दिया ही दिया है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माताएं ऐसी होती हैं, जैसी उनको बच्चे हो जाते हैं वो अपने स्वार्थ को भूल जाती हैं। आजकल की माताएं कैसी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पहले की माताएं ऐसी थी कि अपने बच्चों तक की हंसी खुशी उसके लिए निछावर हो जाते थे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। देखिए यहाँ पे पत्नी बनकर जैसी कोई लड़की आती है तो पति के हाथों उसके ख्वाहिशात होते हैं, कुछ भी गहने लेना हो, कपड़े लेना हो, या कुछ भी जरूरत के सामान लेना हो, सब कुछ वो पति से करवा लेती है। लेकिन जैसे उसको कोई लड़की पैदा होती है, वो माँ बन जाती है,
तो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची के लिए बनाती है। वो कहती है मुझसे ज्यादा किसको आवश्यकता है उसकी, कल को जाकर ये दूसरों के घर जाएगी मेरी तरह, वहां पे इसको कोई कमी ना रहे, भले ही खुद कमियां में रहे। तो यहाँ पे वही कुछ करने वाली महिला है मन्नू भंडारी की माता। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से ही अपनी माँ के साथ ही था, क्योंकि बहुत प्यार करने वाली, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, पिता की तरह कठोर मिजाज की ना होने की वजह से सारे भाई और बहनों का सब कुछ ध्यान माता की तरफ ही आकर्षित था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग भी कभी मेरा आदर्श न बन सका। देखिए इतना सब कुछ करने वाली माता के आदर्श इनके अंदर नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार से माता को चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों माता के कुछ भी आदर्श इनके अंदर नहीं आए। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता, ना ही उनका त्याग भावना मेरे अंदर आया, ना ही उनके सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति, वो कुछ भी नहीं आई। पिता की छवि उनके अंदर आई, वो कैसे करके उनको पता ही नहीं चल रहा। खैर जो भी हो, अब यह कौतुक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। ये सब कुछ जो पीछे का इतिहास है, पिता के बारे में हो, माता के बारे में हो, ये सब कुछ बहुत सारा सुना लिया उन्होंने। इसको यहीं पे समाप्त करते हुए अपने जीवन पर आती हूँ करके आगे बढ़ती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा। अभी आते हैं थोड़ी देर में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है मन्नू भंडारी की, क्योंकि अब तक उनका पीछे का अपने माता पिता उनका, अपने परिवारजनों का सभी कुछ परिचय हो गया। अब वो कैसे पल रही हैं अपने भाई बहनों के साथ। देखिए 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, 5 भाई 5 बहनें, 5 भाई 5 बहनें, अर्थात कुल 10 लोग हैं इनके भाई बहनें, कुछ 9 लोग ऊपर के। तो यहाँ पे सबसे छोटी मन्नू भंडारी, तो समझ सकते हैं ना कि इतना बड़ा परिवार है और सभी बच्चों के लालन पोषण, जो भी ख्वाहिशात हैं बच्चों के, पूर्ण कैसे करती होगी माता। और इन सब को देखकर पिता क्यों चिढ़ते होंगे, क्योंकि इन सब की आशाओं पर खड़े रहना है, इन सब के फरमाइश को, यानी कि कुछ भी ना समझ के फरमाइश को पूर्ण करने में पिता शायद असमर्थ होते होंगे, इसलिए चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद मैं 7 साल की थी। सबसे बड़ी बहन जो उनकी थी, उनकी शादी के समय ये केवल 7 साल की थी। और उनकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, क्योंकि बड़ी बहनें जो हैं इनसे, उनके साथ खेला हुआ कुछ भी खेल इनको याद नहीं है, लेकिन इनसे 2 साल बड़ी जो सुशीला है इनकी बड़ी बहन, उनके साथ खेले हुए खेलों के बारे में इनको याद है। उनके बारे में बताते हैं कौन से खेल खेले उन्होंने। सतोलिया, लंगड़ी टांग, एक डम पकड़ाई, काली टिलो, तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों की ब्याह की रचना, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेलना, ये सारे खेल अपने बहनों के साथ वो खेल चुकी थी। एक बहन जो है उनकी 2 साल बड़ी सुशीला। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग भी उड़ाने का, कांच पीसकर मांझा सूखने का भी काम किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, हमारी सीमा सिर्फ घर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पुराने सभ्यता के लोग कभी भी लड़कियों को या औरतों को घर से बाहर निकालने की, घर से बाहर भेजने की पक्ष में नहीं थे। वो हमेशा लड़कियों और महिलाओं को घर के अंदर ही देखना पसंद करते थे। कोई भी लड़की या घर से बाहर गई खेलने के लिए तो पिता के द्वारा या घर के बुजुर्ग पुरुषों के द्वारा उन पर
गाली गलौज यहाँ तक कि मारपीट का भी सिलसिला होता, क्योंकि यहाँ पे औरतों को लड़कियों को घर से बाहर निकलकर कुछ करना एक तरह से गलत माना जाता था। तो यहाँ पे भी वही बता रही है, भाइयों के साथ वो गिल्ली डंडा खेली है, पतंगबाजी भी की और कांच पीस कर मांझा तैयार करना, यानी कि आप समझते हैं पतंग उड़ाई होगी आपने और इसके बारे में स्वयं जानते होंगे। जब कोई धागा हम लोग है मांझे में डुबाते हैं, मांझा यानी कि एक तरह से गोंद का एक प्याला होता है जिसके अंदर गोंद चिपकने जैसा हम लोग धागा चिपचिपा बनाते हैं और बाद में उसके ऊपर पिसा हुआ कांच को अच्छी तरह से पीस के उसके कणों को लगाते हैं, ताकि एक पतंग दूसरे पतंग को काटने के लिए ये सहायता कर सके। जब दूसरी पतंग की डोर इस पतंग पर आ जाए तो खींचने से वो कट जाएगी। इस तरह से पतंगबाजी वहां पे खेला जाता है। ये सब कुछ घर के ही लोग तैयार करते थे, उसका भी उन्होंने किया। लेकिन सभी पुरुषों के खेल यानी कि लड़कों के खेल घर के बाहर ही अधिक होने के कारण ये लड़कों के साथ ज्यादा खेल नहीं पाई और घर के अंदर ही रहने के कारण अपनी बड़ी बहन सुशीला और आसपास के जो सहेलियां थी उनके साथ ही खेल पाई। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैले रहती थी। तो यहाँ पे कुछ अवकाश मिलता था इनको, घर की दीवार उतना ही सीमित नहीं था लड़कियों के लिए, पूरे मोहल्ले में वो घूम सकती थी, सहेलियों के पास जा सकती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा था। यहाँ पे मोहल्ले के किसी भी घर में वो जा सकती थी और कुछ घर तो इनके लिए परिवार की तरह ही थे, अर्थात वहां पर जाकर पूरी शाम वहां पर बिताकर आने की भी एक तरह से छूट थी। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यहाँ पे बता रही है मनु भंडारी कि एक तरह से बड़े ही शिद्दत से कह रही है कि आज हम लोग ये बिजी शेड्यूल में इस तरह से फंस गए हैं कि आपस में ही हम लोग बातें नहीं करते, पति पत्नी माता पुत्र के बीच बातें नहीं होती, इतना बिजी शेड्यूल में रहते हैं। और यहाँ पे अगर ये पड़ोस कल्चर के बारे में बताया जाए, जिन लोगों को पड़ोस कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, देखिए आज सिटी में क्या हो रहा है, पड़ोस में कौन रहता है इस घर वालों को पता नहीं, अपने बाजू के घर में कौन रहता है ये घर वालों को पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि उनको संबंध ही नहीं है, वो ऐसे अनजान होकर रहते हैं, अनजान होकर। लेकिन जो पहले का जमाना बोल रहे मनु भंडारी का बचपन है, उस वक्त बच्चों को किसी भी गली में कौन रहता है सबसे ज्यादा बच्चों को पता है, क्योंकि वो गली में घूमते थे, सभी घरों में जाते थे, सभी का परिचय लेते थे। अगर किसी को कुछ पता पूछना है तो सीधे जाके बच्चों से पूछ लिया, सीधा हाथ पकड़ के बच्चे ले जाकर उस घर तक पहुंचा देते। लेकिन आज बच्चों को छोड़िए, बड़ों को पूछेंगे तो भी कुछ पता बताने की हाल में नहीं होंगे। बाजू का ही मकान रहता है, लग के ही रहता है, लेकिन उनका सरनेम हमको पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम इतने लापरवाह बेकार लोग हैं जिनके पास संकुचित मनोभाव हो चुका है, असहाय और असुरक्षित बना दिया है उनको, क्योंकि वो डरते हैं। पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाया तो कहीं खर्चा ज्यादा ना करना पड़े, पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाया तो हम असुरक्षित ना हो जाएं, इस तरह से डरते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे वो ऐसी सोच रखते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। तो यहाँ पे बता रही है कि मनु भंडारी उनकी लिखी हुई 1 दर्जन से ज्यादा कहानियों का पात्र जो है
वो सभी पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां पे उनका बचपन गुजरा था और यौवनावस्था तक वहां पे रही थी। उसी मोहल्ले के पात्रों को लेकर उन्होंने कहानियां लिखी थी। एक दो छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। सिर्फ दो, एक या दो पात्र छोड़कर बाकी सभी पात्र उनके परिवार से नहीं है, लेकिन उनके मोहल्ले से अवश्य है। तो ऐसे कहानियां लिखने वाले मनु भंडारी। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय ही हुआ था, क्योंकि इनके साथ ही पली बड़ी हैं और इनके साथ ही खेलते कूदते बड़ी हुई है, लेकिन इनका कितना उनके साथ संबंध है वो संबंध के बारे में ये कहानी लिखते समय ही उनको पता चला था। हाँ, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे मेरे मन में। तो इतने समय के बाद अर्थात ये बहुत बड़ी हो गई है, साहित्यकार बन गई, आज जाके वो कहानी लिख रही है तो आज भी उनके मन में वो छवि समाई हुई है जो बचपन की है, और जो पात्र वो सोच रही हैं वो पात्रों के बारे में पूरी कहानी वो सोच समझ कर लिख रही है। वो सब कुछ उनको याद है जो बचपन में घटी थी घटना, तो उन सब के बारे में वो बता रही है। उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, भाषा कैसी थी, किसी को भी उन्होंने धुंधला होने नहीं दिया था और सभी को याद करते हुए जब भी वो बैठती तो सहज भाव से वो सब कुछ याद आ जाता। उसी समय के दो साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। तो यहाँ पे कुछ दो लोगों के बारे में बताती हैं, उनके बारे में वो बहुत सारे बातें कर चुकी हैं, बहुत सारे उनके साथ विचार विमर्श कर चुकी हैं, लेकिन अब वो बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन कैसे उनके बारे में एकदम से याद आ जाता है जब वो पार्टियों में बातचीत करती हैं। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय है, एक सुखद आश्चर्य का, क्योंकि मन्नू भंडारी को भी समझ में नहीं आ रहा बचपन की घटनाएं, बचपन में घटी हुई बातें या कई अनजान शहर में मिले हुए लोगों के बारे में कैसे उनको एकदम से याद आ जाता है और उनको वो कहानियां लिख डालती हैं, वो भी उनके लिए आश्चर्य है और एक सुखद आश्चर्य कह रहे हैं, यानी कि अच्छा लगने वाला एक आश्चर्य। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे इसको पैराग्राफ समाप्त होता है। तो अगर रेगुलर क्लास में होता तो यहाँ तक एक दिन का पीरियड होना चाहिए था, लेकिन ऑनलाइन क्लास है, वीडियोग्राफी करके क्लास हो रही है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, इसको बांट कर बोल रहे हैं, तो 3 या 4 हम बोलेंगे। तो आगे हम लोग अगले पैराग्राफ को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।